हेलो प्यारे साथियों। तो कल हम सब एक बढ़िया वीडियो में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए थे, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में राजाओं के राज्य से फ़ायदा उठाना, या कर्नाटक के युद्धों के बारे में, है ना। राजाओं और नवाबों को अंग्रेज़ों से खतरा, भारत की राज्य विदेशी कंपनियों की सेना। और हम चर्चा कर रहे थे भारत को अंग्रेज़ों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया। हमने उपनिवेश राज्य समझे क्या होते हैं, उपनिवेश राज्य, है ना। अच्छा जी। इसी तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फ़ायदा उठाना, इस बारे में हमने पूरी चर्चा की कि लोग कंपनी का माल बता के अपना ही माल पर कर नहीं देते थे। ऐसी सारी चीज़ों की समस्या में, है ना। चलिए आज हम चर्चा करते हैं अगले पॉइंट पे। वो पॉइंट क्या है देखिए। जो इलाके कंपनी को भेंट में मिले थे उनको किसानों से भी हद से भी ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करती रहती है। जो इलाके राजाओं ने और नवाबों ने, है ना, राजाओं ने और नवाबों ने कंपनी को जो इलाके भेंट में दिए थे या तोहफे में दिए थे, क्यों? क्योंकि जब राजाओं में और नवाबों में आपस में लड़ाई होती थी, कंपनी उनके साथ अपनी सेना लेकर खड़ी हो जाती थी। इस बात से राजा और नवाबों ने उन्हें अपने भेंट में कुछ गांव कहें या कस्बे कहें, है ना, या जो इलाके कहें, वो सारी चीज़ें भेंट में दे रखी थी। लेकिन अब उसमें हुआ क्या, जो राजा या जो किसान थे, जो उस एरिया में रहने वाले जो किसान थे, उन किसान साथियों से वहाँ की जो कंपनियाँ थीं, उन कंपनियों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूला जाने लगा, है ना। अब तक तो जो कर था उसे कौन लेता था? अब तक जो कर था उससे राजा लेता था। लेकिन राजा के साथ साथ जब राजा ने उस इलाके को या उस कस्बे को या उस एरिया को कंपनी के हाथों सौंप दिया, तो कंपनी का वहाँ पर कंपनी का अधिकार हो गया। और कंपनी उस जगह पर क्या कर रही थी? कंपनी उस जगह पर उनसे ज़्यादा कर ले रही थी। क्या कर रही थी? ज़्यादा कर ले रही थी। जब राजाओं ने इन बातों का विरोध किया या विरोध करते, तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते। उस राजा को हटाकर वे किसी व्यक्ति को राजा बनाते जो उनके व्यापार को तरीका को रोक न लगाए, है ना। नॉर्मल सी बात है, जो आज की डेट की कंडीशन है। जब राजा उस कंपनी का विरोध करते या उस व्यक्ति का विरोध करते जो किसानों से ज़्यादा कर ले रहा था, तो वो कंपनी उस राजा को हटा देती थी और ऐसे व्यक्ति का चुनाव करके लेकर आती थी जो व्यक्ति उस राजा का या उस कंपनी का विरोध ना करे, है ना। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 में जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई, तो उसका जो पौत्र था सिराजुद्दौला बंगाल का क्या बना? नवाब बना। सत्ता संभालते ही उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था। अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना आरंभ कर दिया। क्या था पूरा सिस्टम? जो सिराजुद्दौला था, उस सिराजुद्दौला में उसके घरेलू और बाहरी शत्रु थे, है ना। अच्छा, और उसी के साथ साथ बंगाल में कुछ जो धनी सेठ थे, धनी लोग थे, वो भी इस बंगाल के नवाब की क्या करते थे? विरोध करते थे। इसी अवसर को देखते हुए ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, जो लोग नवाब के विपक्ष में थे या नवाब का जो विरोध करते थे, उनकी साजिशों में कंपनी ने भाग लेना या उनके साथ उनकी हिस्सेदारी या उस चीज़ में उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया, विरोधियों का, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का विरोध करते थे, है ना। अगला पॉइंट, इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। साथ ही कोलकाता स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी करवाने लगी। जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली, तब उसने अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया। हुआ क्या, इस समय जो यूरोपीय कंपनियां थी, वो जो शाही फरमान का मतलब है, जो शाही फरमान लिखा हुआ है, उस बात से तात्पर्य है कि जो कंपनियां को राजाओं द्वारा, नवाबों द्वारा जो फरमान दिए गए थे, जैसे कि कह दिया कि आप लोग किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हो, आपने हमें युद्ध में जितवाया है ना, या XYZ जो भी पॉइंट ऑफ व्यू या उन्हें जो भी टॉपिक दिए गए कि आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हो, तो कंपनी ने क्या किया, व्यापार की सुविधा के लिए उन चीज़ों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अच्छा, साथ ही साथ जो कलकत्ता की जो उनकी बस्ती थी, कलकत्ता स्थित अपनी बस्ती की किलेबंदी भी करने लगे। पूरी बस्ती की यूरोपीय कंपनियों ने क्या कर दिया, किलेबंदी करना शुरू कर दिया। जब अलीवर्दी खां के
पौत्र सिराजुद्दौला को इस बात का पता लगा, सूचना मिली, तब उसने अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया। क्या कर दिया दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया, है ना। अच्छा, अंग्रेजों ने नवाबों के आदेश की अवहेलना की, अंग्रेजों ने अनसुनी कर दी। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने अंग्रेजों के गढ़ को कोलकाता पर आक्रमण को परास्त कर दिया। जब इस घटना का समाचार चेन्नई या मद्रास पहुंचा, तब रॉबर्ट क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कलकत्ता पहुंचा। देखिए हुआ क्या, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के जो आदेश थे या जो कंपनियां की जो बाउंड्री कराई जा रही थी या किलेबंदी कराई जा रही थी, उस किलेबंदी या और जो तैयारियां चल रही थी उन पर प्रतिबंध लगाया। तो अंग्रेजों ने उसकी अवहेलना करी। अवहेलना का मतलब उसके आदेश को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने पर कुछ लोग इससे क्रुद्ध होकर नवाब या कहें तो अंग्रेजों ने कोलकाता पर आक्रमण को परास्त कर दिया। नवाब ने क्या किया? अंग्रेजों को परास्त कर दिया। इसी घटना का समाचार चेन्नई, आज का चेन्नई, पुराना मद्रास, ये समाचार कहाँ पहुंचा? मद्रास में पहुंचा। तब क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता पहुंचा। रॉबर्ट क्लाइव कहाँ आया? रॉबर्ट क्लाइव आया कोलकाता। कोलकाता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव आया कलकत्ता पर अंग्रेजों फिर से अधिकार कर लिया। नवाब तथा अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि हुई। 9 फरवरी 1757 को हुई। अलीनगर की संधि अंग्रेज तथा नवाब के बीच 1757 में हुई। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस संधि में क्या हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगहों पर बिना चुंगी के कर देने का अधिकार मिल गया, है ना, किसे? कंपनी को। अच्छा, जब अधिकार मिला, किंतु क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। जो क्लाइव था उससे संतुष्टि नहीं मिली। वह तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। क्लाइव क्या चाहता था? कि बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो जाए। अतः क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से सांठगांठ शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मीर जाफर स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। एक मिनट समझ लेते हैं, है ना। देखिए, क्लाइव इस संधि से संतुष्ट नहीं था। जब वो इस संधि से संतुष्ट नहीं था तो उसने क्या किया कि बंगाल में वो क्या चाहता था कि पूरे बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो जाए, है ना। अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था। अच्छा, वहीं क्लाइव ने क्या किया कि जो नवाब के जो विरोधी थे उनसे सांठगांठ करना शुरू कर दी। सांठगांठ का मतलब ये है, उनसे मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया जो नवाब के विरोधी थे। एक नवाब का सेनापति था मीर जाफर, जो स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। क्या चाहता था? बंगाल का नवाब बनना चाहता था। अच्छा, बंगाल का नवाब था कौन? बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। अच्छा, जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और मीर जाफर यहाँ का नवाब बनना चाहता था, तो बंगाल का नवाब बनकर या मीर जाफर ने अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन दिया। अंग्रेजों ने उससे वादा किया। वह विश्वासघात करके अंग्रेजों के साथ जा मिला। सिराजुद्दौला के साथ उसने विश्वासघात किया और वो अंग्रेजों के साथ मिल गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाना और मीर जाफर ने अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन दिया। अंग्रेजों ने वचन दिया कि हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे और मीर जाफर ने वचन दिया कि मैं आपको हर तरह की सुविधा दूंगा। इस षड्यंत्र से राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमित चंद नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। कौन कौन? राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमित चंद। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीति पत्र लिखकर उस पर संधि शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए वह एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। क्लाइव ने क्या किया? इस एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र में उसने एक सिराजुद्दौला के खिलाफ एक कहा कि आपने संधि की शर्तों को भंग किया है या उल्लंघन किया है तो आपको दंडित किया जाएगा। इस दंड को लेकर वह एक बड़ी सी सेना लेकर किधर चला गया? मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा, है ना। अच्छा, इसी को कहते हैं प्लासी का युद्ध, 1757, है ना, 1757। जब नवाब को इसकी सूचना मिली, कि इधर कौन आ रहा है? क्लाइव आ रहा है, तब उसने प्रतिरोध करने तो अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया। वो भी क्लाइव के लिए चला गया लड़ने के लिए। 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुई।
1757 में प्लासी में सिराजुद्दौला और क्लाइव की सेनाएं आमने सामने आ गई। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर को अंग्रेज पर आक्रमण करने की पहल करने को कहा। मीर जाफर से कहा गया कि भाई आक्रमण करो, किंतु आप तो जानते हो मीर जाफर क्या कर चुका था, धोखाधड़ी करके वो तो अंग्रेजों के साइड था। तो उसने क्या किया, वो निष्क्रिय खड़ा रहा, उसने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं लिया। इससे सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और सिराजुद्दौला समझ गया कि उसने उसके साथ विश्वासघात हो गया है। वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया, है ना। अब तो भागना तो पड़ेगा ही, जब खुद का सेनापति किसी और की पार्टी में हो या किसी और के साथ हो तो फिर क्या हो सकता है। तो वो भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अंततः नवाब को बंदी बना लिया गया और मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। क्या हुआ, जैसे ही नवाब भागा तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई और नवाब को बंदी बना लिया गया। नवाब को बंदी बनाने के बाद मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफर को अंग्रेजों ने धोखा देने के पुरस्कारों बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर को अंग्रेजों के बहुत सारे धन व जागीर दी, है ना। बात आई समझ में। बात यह है कि अंग्रेजों ने क्या किया, धोखा देने के या पुरस्कार में उसे क्या दिया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया मीर जाफर को। तो अंग्रेजों को भी उसने बहुत सारी धन और जागीर दी, है ना। मीर जाफर महत्वाकांक्षी तो था, किंतु स्वतंत्रता पूर्व प्लासी का युद्ध अंग्रेजों से जीत लिया, शासन नहीं कर सका। मीर जाफर एक समझदार व्यक्ति भी था, लेकिन सब कुछ कर दिया मीर जाफर ने, अंग्रेजों को धन संपत्ति सब कुछ दिया, लेकिन वह स्वतंत्रता पूर्वक क्या नहीं कर सका, शासन नहीं कर सका। उसने अनुभव किया कि अंग्रेज उसे एकमात्र कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते हैं। उसने इस बात पर गौर किया कि मैंने जो अंग्रेजों के साथ किया है या अंग्रेजों ने जो मेरे साथ किया है, उससे मुझे एक बात समझ में आती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली की तरह यूज किया जा रहा है। अंग्रेजों ने उसे अपनी सुनिश्चित आय का साधन बना लिया और उससे धन वसूलने लगे। क्या किया अंग्रेजों ने मीर जाफर को अपनी सुनिश्चित आय या एक अच्छी आय का स्रोत बना लिया और उससे धन वसूलने लगे, है ना। कंपनी के एक एजेंट तथा दलालों ने भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट की कार्रवाई शुरू कर दी तथा फलते नवाब को खजाना खाली हो गया। वो आर्थिक संकट में पड़ गया। अंततः अंग्रेजों की बढ़ती मांग पूरा करने में असमर्थ हो गया। उनके आर्थिक शोषण व उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों में असंतोष व्याप्त हो गया। इस राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के ऊब कर वो अंग्रेजों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। बात आई समझ में। कंपनी के जो एजेंट थे, दलाल थे, उनके भ्रष्टाचार से, आर्थिक लूट से उन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू कर दी और नवाब क्या हो गया, नवाब का सारा खजाना खाली हो गया और वो आर्थिक संकट में पड़ा गया। अब वो अंग्रेजों की बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ हो गया। अंग्रेजों की मांगें बढ़ती जा रही थी, वो इस बात से असमर्थ हो गया। उनके आर्थिक शोषण उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों में असंतोष व्याप्त हो गया। क्या हो गया, किसानों तथा दस्तकारों में असंतोष हो गया। इस राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था से उबकर वह क्या करने लगा, अंग्रेजों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। इसी बीच 1760 में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतारकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। कहीं से अंग्रेजों को भी ये बात समझ में आई होगी कि कुछ न कुछ ऐसा रीजन है कि मीर जाफर जो है वो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। तो अंग्रेजों ने उससे उस गद्दी से उतार कर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजों की सेना का खर्च चलाने हेतु उसका वर्धमान मैदानपुर चटगांव जिले को अंग्रेजों को देने पड़े, है ना। ये जो गांव थे, एक तो वर्धमान नाम से, एक मैदानपुर नाम से, चटगांव, ये सारे जिले किसे दिए, अंग्रेजों को दे दिए गए, है ना। मीर कासिम एक योग्य शासक था। कैसा था, एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था, है ना। उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया और अपनी सेना में आवश्यक सुधार किए। मुंगेर में तारदूर बंदूकों और तोपों को बनाने का कारखाना स्थापित कराया। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसने अंग्रेज सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारियों को नियुक्त किए। उसने समरू नामक एक जमीन को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने अंग्रेजों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का साहस किया। अंततः अंग्रेजों ने अप्रसन्न होकर उसे हटाने का निश्चय किया। जो कंडीशन मीर जाफर की थी वही कंडीशन है मीर कासिम की होने लगी। अब क्या कि वह भी अंग्रेजों पर प्रतिबंध लगाने का साहस करने लगा और अंग्रेजों ने भी उससे हटा दिया। उसने अपनी सेना में सुधार किए, यूरोपीय अधिकारियों को उसने प्रशिक्षण के लिए रखा, ये सारी चीज़ें करी गई, है ना। लेकिन अंग्रेजों को पता लगा कि ये व्यक्ति भी हमें व्यापार करने में कहीं ना कहीं हमें रोक रहा है, तो उन्होंने इन्हें हटा दिया। मीर कासिम अंग्रेजियों की नीयत से परिचित था। मीर कासिम क्या समझ गया, अंग्रेजों की नीयत से परिचित था। वह उनसे सावधान रहता था। अंततः उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर आधुनिक बिहार में स्थानांतरित कर दी।
राजधानी कहाँ पहुँचा दी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर पहुँचा दी और उसकी किलेबंदी आरंभ कर दी। उधर अंग्रेजों ने प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए अपने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया तथा उसे गद्दी से हटाकर मीर जाफर को पुणे बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। हुआ क्या कि जो मीर कासिम था वो उन सारी चीज़ों से परिचित था अंग्रेजों की से, क्योंकि जो मीर कासिम था उससे पहले मीर जाफ़र के साथ भी यही किया गया था। तो मीर कासिम इस चीज़ से अलर्ट था, तो उसने अपनी पहले तो कैपिटल को चेंज किया, राजधानी को चेंज किया। कहाँ पहुँचाई, मुंगेर पहुँचाई। अब उस राजधानी की उसने किलेबंदी करवाई। किलेबंदी करवाने के साथ साथ उसने अंग्रेजों ने क्या किया, उसके विरुद्ध कदम उठाए तो उसे गद्दी से हटाकर एक बार मीर जाफ़र को पुणे से बंगाल का नवाब बना दिया। क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया, है ना। मीर कासिम इस अपमानजनक व्यापार से आग बबूला हो गया। मीर कासिम क्या हो गया, गुस्सा हो गया भाई। मीर कासिम क्यों हो गया, क्योंकि उसे गद्दी से हटाकर फिर से मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। उसने अपनी सेना संगठित कर अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु वह पराजित हुआ। वह भागकर अवध में शरण लेने को विवश हुआ। अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया। कहाँ पहुँच गया, अवध में पहुँच गया। सिराजुद्दौला, कौन कौन था अवध में, सिराजुद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम, इन दोनों ने के साथ उसने एक बढ़िया सी सेना का गठबंधन कर लिया, है ना। हुआ क्या, अब होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764, उपरोक्त तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता किसे मिली, अंग्रेजों को मिली। मीर कासिम युद्ध की भूमि में भागने को विवश हुआ। मीर कासिम यहाँ से भाग गया। मीर कासिम युद्ध की भूमि भागने को विवश हुआ। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर के युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध में अंग्रेजी सैन्य के राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत के अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। इस बात का मतलब, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की आर्थिक नींव मजबूत हो गई और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद उन्होंने भारत में अपनी मजबूती को स्थित कर लिया। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर का भारत आया। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की 2 संधियाँ की। इन संधियों को, वो शर्तें क्या थी इलाहाबाद की संधि की, उनकी अभी चर्चा कर लेते हैं, है ना। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेजी कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। बेन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए। मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों को देकर स्वीकार कर दिया गया। कहे तो शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से कह दिया कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी और वे इन्हीं प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए और मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के तौर पर देना स्वीकार कर लिया अंग्रेजों ने। इलाहाबाद की पहली संधि ये थी। 16 अगस्त 1765 पहली कब हुई, 12 अगस्त को दूसरी, 16 अगस्त को। कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। कड़ा और इलाहाबाद अवध के नवाब से लेकर कैसे देती है, मुगल बादशाह को दे दिए और अवध का शेष भाग अवध के नवाब सिराजुद्दौला को वापस कर दिया। जो अवध का शेष भाग बचा हुआ था वो किसे दे दिया, अवध के नवाब सिराजुद्दौला को दे दिया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। नवाब ने क्या किया, कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में दिए। ये थी टोटल इलाहाबाद की संधि, है ना। तो भाई बताइए भाई पूरा चैप्टर हुआ समाप्त। दूसरा चैप्टर था, है ना। तो आप लोगों को कितना समझ में आया, कितना डिस्क्रिप्ट में चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं, है ना। तो आप लोग एक बार इस पूरे कंटेंट को, इलाहाबाद की संधि, है ना, पहली संधि 16 अगस्त 1765, दूसरी संधि या पहली संधि 12 अगस्त 1765, दूसरी 16 अगस्त 1765, है ना। बक्सर का युद्ध 1764 और यहाँ आपका 1757 में प्लासी का युद्ध, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते रहना और पूरा चैप्टर आप एक बढ़िया तरीके से पढ़ने की कोशिश करना, जो भी हमारे साथी हैं, है ना। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको बेसिक चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी और ये चीज़ें हमें कंपटीशन में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ और इस युद्ध के परिणाम क्या थे, और ये सारी चीज़ें इलाहाबाद की संधि में क्या किया गया, प्रथम संधि कब हुई, द्वितीय संधि कब हुई, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। इस कारण से हमें पूरे ही भली भांति सारे चैप्टर को क्लियरली पढ़ लेना है। और इस वीडियो में हम आपको इस पूरी पीपीटी का या पूरी पीडीएफ का हम आपको भली भांति एक लिंक देने की कोशिश करेंगे और दे भी देंगे, जिसमें हमारे साथी जो भी हैं वो अपना अलग से पढ़ना चाहते हैं वो पूरी कोशिश में सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, धन्यवाद।